आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है लहासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथ्य, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उनका कई अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया गया है। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। लुप्तप्राय का मतलब है जो लुप्त हो चुकी थी, जो साधारण लोगों के बस की नहीं थी, जो समाप्त हो गई, छुपा दी गई थी, ऐसी सामग्रियों का उद्धार किया है। राहुल सांकृत्यायन जी की सबसे खास विशेषता यह थी कि उनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण उनका जो ज़्यादातर जो उन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें अब उनके घुमक्कड़ स्वभाव का पूत दिखाई देता है। इसीलिए उनकी रचनाएं यात्रा वृत्तांतों पर आधारित रहती थीं। लहासा की ओर भी एक यात्रा वृत्तांत है। लहासा तिब्बत में है, जहाँ जाने के रास्ते के विषय में लेखक ने यहाँ बताया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलियांगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी छावनियाँ और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहा जाता है, में सबको रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन उसकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि तिब्बत जाने का जो रास्ता है वह नेपाल से होकर गुजरता है। साधारणतः आप जानते हैं कि भारत के भी कई हिस्से हैं जो कि तिब्बत से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे रास्ते बहुत ही दुर्गम्य थे। जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय बहुत ही दुर्गम्य थे। उन रास्तों से जाया नहीं जा सकता था। तिब्बत जाने के लिए आपको पहले नेपाल जाना होगा और फिर वहाँ से तिब्बत जाना होगा। वहीं पर फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, यह जगह है जहाँ से आसानी से तिब्बत में जाया जा सकता है, तो
नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक रास्ता था और कहीं कहीं फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटनें रहा करती थी। तिब्बत पर चीन का कई वर्षों तक शासन रहा था, इसलिए भारत की सीमा से लगे हुए स्थानों पर ये किले और चौकियां बनी थी जिसमें चीनी फौजें यहाँ रहा करती थी। आजकल वे ढह चुके हैं, लेकिन कुछ घरों को लोगों ने बसेरा बना लिया है तो कुछ ऐसे ही है, ढहे हुए से हैं। लेखक बताना चाहते हैं कि तिब्बत का समाज कैसा था। तिब्बत में यात्रियों को कुछ आराम होती थी तो कुछ तकलीफ़ें होती थी। लेखक ने बताया कि वहाँ जाति पाति और छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था, सब एक साथ रहा करते थे। स्त्रियाँ पर्दा नहीं किया करती थी और बहुत जो गरीब से मतलब गरीब निम्न कोटि के भिखमंगे जैसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उन्हें ही लोग घर में प्रवेश नहीं करने देते। नहीं तो आप किसी के भी घर में जाकर चाय बनाकर खुद पी सकते थे या फिर बनवा सकते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सभी के लिए घर के द्वार खुले रहते थे। चोरी चकारी का डर नहीं था, इसीलिए कोई भी घर के अंदर जा सकता था। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार आप चाहें तो उनसे बनवा सकते थे चाय, अथवा उनसे आप स्वयं जाकर चाय बना सकते थे। तिब्बत में ठंड पड़ती है क्योंकि वो हिमालय से सटा हुआ है। हिमालय की श्रेणियाँ जो हैं वहाँ से होकर गुजरती हैं, नेपाल के पास भी हैं, आप जानते हैं। इसलिए वहाँ निचले भागों में ठंड बहुत रहती है। बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है वह स्थान, इसीलिए वहाँ पर लोग जो चाय पीते हैं वो कुल्हड़ों में पीते हैं ताकि चाय जल्दी ठंडी ना हो जाए। मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी जिसे कहा जाता है, उसमें आपको देंगे। और चाय बनाने का भी तरीका बिल्कुल अलग। हम जो दूध वाली चाय का रंग रहता है, चाय बिल्कुल वैसी ही रहती है, लेकिन उसमें नमक और मक्खन डालते हैं, जबकि हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, भद्र यात्री की वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेखक बताते हैं कि जब वो 5 साल पहले इसी रास्ते से थोंगला होकर और तिब्बत में प्रवेश कर रहे थे तो भिखमंगों के जैसे वस्त्र धारण करने के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान मिल गया था, अच्छा घर मिल गया था। लेकिन 5 साल बाद जब वे लौटे तो अच्छा कपड़ा पहनने के बावजूद और घोड़े पर सवार होने के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए सबसे गरीब की झोपड़ी मिली। कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। लेखक कहते हैं कि हो सकता है लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि लोग कैसे हैं, क्योंकि शाम के वक्त में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छंग, वहाँ का जो पेय पदार्थ है, नशीला पेय पदार्थ, उसे पीकर लोग बेहोश रहते हैं। किसी को होश नहीं रहता, होश हवास खो बैठते हैं। अब हमें सबसे निकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं।
लेखक उस जगह के विषय में बता रहे हैं कि तिब्बत के लिए जो डाडे तिब्बत का सबसे खतरनाक रास्ता था, जो कि 16-17 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर था। वह डाकुओं के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मोड़ बहुत थे, नदियों और पहाड़ों के मोड़ थे। पहाड़ इतने मुड़े हुए थे, उसके बीच से नदियाँ बह रही थी कि दूर के व्यक्ति दिखाई नहीं देंगे। ऐसे स्थानों पर डाकू बहुत सजग रहते थे। वे मार पीट कर लोगों का सामान छीन लेते थे। सरकार और खुफिया विभाग भी उस पर या फिर उन जगहों के लिए कोई खर्च नहीं करती थी। और डकैत भी ऐसे होते थे जो पहले मार देते थे, बाद में देखते थे कि पैसा है या नहीं। ऐसा नहीं कि पूछ लिया कि पैसा है तो निकालो, फिर नहीं देने के बाद मारते थे। ऐसा नहीं था, पहले मार देते थे, फिर देखते थे कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। हथियार रखने का भी कोई कानून नहीं था, जैसे आप भारत में जानते हैं कि सारे लोग इस तरह घर में पिस्तौल बंदूक नहीं रख सकते हैं। उसके लिए कानून है, आपको सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी कुछ भी रख सकता था। पिस्तौल बंदूक लिए लोग फिरते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि अगर वो किसी को जान से नहीं मारेगा तो सबके हाथ में बंदूक पिस्तौल है, कहीं वही न मर जाए। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत वाले टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई भी थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लेखक बताते हैं कि यहाँ कुछ दिनों पहले ही पैसे की वजह से एक खून हो चुका है, ऐसा पता चला था उनको।